अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, जिस तरह से आज ईद का दूसरा दिन है, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और ये खुशियों का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, अपने प्यारों दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये दिन गुजारने का दिन है। तो दोस्तों, जिस तरह से जो लोग मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन खुशियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई से दूर ना हो जाए, या कम से कम पहला दिन हो तो समझ आती है, उसके बाद वो अपनी स्टडी को लाजमी फोकस करें, बेशक कुछ टाइम के लिए ही सही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये लेक्चर आज लाज़मी रिकॉर्ड करवा दूँ, ताकि वो लोग जो इस लेक्चर का इंतज़ार कर रहे हैं, कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, उनको फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर पे, एडिटोरियल के। जिस तरह हमने डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो हमारा एडिटोरियल का पहला टॉपिक है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। दोस्तों, ये टॉपिक गज़ा में जो मुसलमान रहते हैं फ़लस्तीन में, उन पे जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके बारे में है। तो दोस्तों, जिस तरह से हज का मौका है, जो कि हमें इत्तेहाद का दर्स देता है, हमें यकजहती का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है। इसी तरह ईद उल अज़हा जो है, वो भी हमें खुशियाँ बाँटने का, खुशियाँ मनाने का मौका यानी कि प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम गज़ा के मुसलमानों की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे ईद उल अज़हा के मौके पर भी जो उन्होंने नमाज़ भी अदा की, जिस तरह कुछ वीडियोज़ वायरल हुई, तो वो जो मसाजिद भी थी, उसका कुछ हिस्सा वैसे ही शहीद हुआ हुआ था। कि इस हद तक इसराइल ने गज़ा के मुसलमानों पर बमबारी की हुई थी। तो दोस्तों, इवन के ईद उल अज़हा के दिन भी इसराइल अपनी जंगी जारिया से बाज ना आया। उसने तकरीबन कई ज़्यादा मिसाइल अटैक किए गज़ा की पट्टी पे, और तकरीबन 58 पर्सन्स जो थे वो इस दिन भी कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी उन्हें शहादत का मौका यानी कि रुतबा नसीब हुआ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो लोग जुल्म करते हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं मैटर करती कि ये कौन-सा मौका है, ये कौन-सा इवेंट है, या मुसलमानों की इस इवेंट की मुसलमानों के लिए क्या हैसियत है। तो दोस्तों, ये काम अगर शुरू हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बताना चाहता है कि अगर ये मुज़ालम हो रहा है, और ये ईद उल ज़ुहा के मौके पर भी कई ऐसे बच्चे, मुसलमान मर्द औरत ऐसे शामिल हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो मुसलमान कम्युनिटी पर एक एक मुसलमान कम्युनिटी को आगे बढ़ के एक अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और हर मुसलमान को, हाँ, वो मुसलमान अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो, उस पे भी एक ज़िम्मेदारी है कि कम से कम वो दुआ उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए लाज़मी करे। और दूसरा ये कि हर इंसान के पास एक मोबाइल है, जिसमें एक सोशल मीडिया की ऐप है। हर कोई इंसान, मेजॉरिटी में लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो आप अपनी आवाज़ को, या उन लोगों के साथ जो आपकी मोहब्बत है मुसलमानों के साथ, उसको एक सोशल मीडिया की ऐप के थ्रू भी एक प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको पता होना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया एलन मस्क ने, उसने कई बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए ट्रंप को जिताने के लिए। तो जिस तरह एक्स को उसने परचेज किया हुआ है, तो उसने एक नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की ट्रंप के हक में। और एलोन मस्क का कहना है कि वो अगर जीता भी है, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मेरा था कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए, पैसों के जरिए एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, जिससे लोगों की जो लोगों की आप ब्रेन स्टॉर्मिंग या ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये, राइटर भी ये कहना चाहता है कि एक तो हर मुसलमान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं, हमने ओआईसी बनाई 1969 में, जिसका पर्पस भी यही था। पहला मकसद ये था कि हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी है। फिर हमने सोचा कि हम तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे एक प्लेटफ़ॉर्म पर, ताकि सब मिल के एक यकजहती हो सके, और एक हम आवाज़ होके हम आगे बढ़ सकें। लेकिन दोस्तों, अब राइटर के मुताबिक एक ज़िम्मेदारी मुसलमानों को ये करनी चाहिए कि ओआईसी को आपको फ़ाल करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और तजारती सरगर्मियाँ जो हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है इसराइल के साथ। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान जंग पे उस टाइम आता है जब उसका घर का खाना पूरा हो जाता है। फिर वो जंग के बारे में जाने की सोचता है। जब आप सल्लम के ज़माने में जंगें होती थी, तो जो मक्का में जो कफ़ार थे, वो आप सल्लम के बहुत खिलाफ थे जब वो मदीना शरीफ में रह रहे थे आप सल्लम। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उन लोगों की, जहाँ से वो तजारत करते थे, वो रास्ते बंद करवा दिए थे, ताकि इनके पास जब ये पैसे आते हैं, तो ये जंगी जारियत पे उतर आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनको रोकने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल प्रेशर इन लोगों पर डालें। वो कैसे डाला जा सकता है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स है, कम से कम आप उसका बाइकआउट लाज़मी करें। जब इन पे प्रेशर आएगा, तो किसी न किसी हद तक वहाँ के जो लोग हैं, वो लाज़मी इसका असर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहला टॉपिक था एडिटोरियल का, वो इस चीज़ के बारे में था। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है पुश्ड इनटू पॉवर्टी के नाम से। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 45% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि पॉवर्टी लाइन जो है, 45% इस हद तक गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर पाकिस्तान के अंदर मजबूर है।
दोस्तों एविन की ये जो डाटा था ये 2018 का डाटा अदाद-ओ-शुमार थे जिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई। तो 2019 के बाद कोई इस चीज़ पे पॉवर्टी लाइन पे पाकिस्तान के अंदर कोई मेगा लेवल पे कोई सर्वे अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि कोविड-19 आया उसके बाद हमारे पास 2022 में सैलाब आया और इसके अलावा ट्रांजिशन आई गवर्नमेंट में, जिसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही, तो उसकी वजह से मज़ीद गुर्बत का शिकार हुए होंगे। सो राइटर ये कहना चाहता है कि ये जो गुर्बत बढ़ रही है, ये इवन के अभी पुराने अदाद-ओ-शुमार है और इस हद तक गुर्बत है। ये गुर्बत मज़ीद बड़ी होगी, अगर हम अब न्यू सर्वे करें तो इसमें मज़ीद इस गुर्बत का लेवल बढ़ चुका होगा। अब दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि गुर्बत जब भी बढ़ती है तो इसके इसके रिपरकशंस होते हैं, इसके असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो लोग ज़िंदगी में कुछ ख्वाब देखते हैं, कोई जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, जब वो उनको पूरा नहीं कर पाते, तो दोस्तों जब उनके पास अपॉर्च्युनिटी ना हो, लीगल वेज़ के ज़रिए उन्हें लगता हो कि हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, तो वो हमेशा इल्लीगल वे से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इल्लीगल वे कोई भी पर्सन यूज़ करेगा, तो इसमें दूसरे लोगों की सॉवरेंटी जो है या उसकी फ्रीडम जो है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसका मतलब जराइम्स बढ़ जाते हैं, क्राइम में इज़ाफ़ा हो जाता है जब गुर्बत बढ़ती है। इसीलिए हुकूमत को अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों पर फिर कंट्रोल कर सकती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे दोस्तों गुर्बत खत्म करने के लिए आपको कोई स्टडी उठानी पड़ेगी कि दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने गुर्बत को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। आपके पास एक सबसे अच्छी जो मिसाल है वो चाइना की है। राइटर भी ये कहना चाहता है कि चाइना की कितनी आबादी, तकरीबन 1.5 अरब के करीब उसकी आबादी है। इसके बावजूद, इतनी आबादी होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है। उन्होंने अपने लोगों को किस तरह से गुर्बत से निकाला। ऑलमोस्ट 154 कंट्रीज़ हैं जो बीआरआई का प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में उसका असर और रसूख कितना बढ़ेगा। तो वो एक केस स्टडी हमारे सामने है। अब इंडिया की बात करो, हालाँकि इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब उनकी भी आबादी है, लेकिन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत से राशन लेते हैं, मतलब कि वहाँ पर भी इस हद तक गुर्बत है। अब दोस्तों गुर्बत की जो मेजर वजह राइटर बताता है वो एक तो ये कि पॉवर्टी की अब जो डेफिनेशन की गई है वो चेंज की गई है, उसकी वजह से बहुत से लोग यानी कि उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं करते। इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ गई है दुनिया के अंदर, महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत से लोगों की पहुंच से वैसे प्रोडक्ट्स या एशिया जो है वो दूर होती जा रही है। दुनिया में जंगें लग रही हैं जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। तो जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, जब हम उस ऑयल को अपने मुल्क के अंदर लेके आते हैं, इंडस्ट्रीज को देते हैं, जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से उस कॉस्ट की प्राइस बढ़ जाती है। वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी एक्सेस से वैसे बाहर हो जाती है। तो दोस्तों हुकूमत को करना क्या चाहिए, गुर्बत से निकालने के लिए आपको जो लोअर तबका है उसको सब्सिडी देने की ज़रूरत है। उनको आपको कर्ज़े देने चाहिए ताकि वो उस गुर्बत से बाहर निकल सके। उन लोगों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने की हमें ज़रूरत है। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जो स्कूलों में नहीं जाता। इसका मतलब अगर उनके पेरेंट्स गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो आने वाले बच्चे भी गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो उन बच्चों को एजुकेशन देने की ज़रूरत है ताकि कम से कम आज से कुछ सालों के बाद उन्हें कुछ उम्मीद तो हो कि हम गुर्बत की ज़िंदगी से बाहर चले जाएँगे। ये इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत को चाहिए कि हुनर प्रोवाइड करे उन लोगों को जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को टारगेट करके। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें भी जहाँ पर करप्शन हो रही है, उस करप्शन को रोकने की ज़रूरत है ताकि जो लोग हकदार हैं, उन तक वो पैसे पहुँचे भी। तो ये अगर काम करेंगे उस सूबों को और वफाक को मिल के इस पे स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, मिल के काम करने की ज़रूरत है, फिर ये गुर्बत खत्म होगी। तो दोस्तों हम टॉपिक भी इस तरह से कवर करते हैं ताकि एक टॉपिक है उसके माजी में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, काजेज़ क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ताकि वो एक टॉपिक पूरा आपका बेसिकली कवर हो सके। और राइटर जो बता रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, उस पे एनालिसिस भी कर सकूँ। हम इस तरह से टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अ डिटेंशन लॉ। अब दोस्तों बलूचिस्तान की असेंबली ने एक कानून पास किया है, इस्लाह दहशतगर्दी एक्ट 2025 के नाम से एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक अब वो बलूचिस्तान में कोई भी इंसान जिस पे उन्हें शक होता है कि ये बंदा अमन के खिलाफ जा सकता है या बदअमनी की वजह बन सकता है, उसे वो 3 मंथ तक अपनी हिरासत में रख सकते हैं। अब दोस्तों जो राइटर है वो इस चीज़ से इख्तिलाफ करता है कि ये जो आपने कानून बनाया है, जिसमें कोई मेजर इख्तिलाफ भी अपोजिशन पार्टी ने नहीं किया, कि ईज़िली ये कानून पास हो गया। ये मसले का हल नहीं है। बलूचिस्तान का जो मसला है, सरदार अख्तर मेंगल बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का चेयरमैन है, वो एक बात कहता है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है या वो पॉलिटिकल मसला है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल मसला है तो फिर आप हल करोगे पॉलिटिकली इस मसले को हल करोगे तो बंदूकें घर में रख के फिर मसले को हल किया जाएगा टेबल टॉक्स पे आके। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी का मसला हम समझेंगे, फिर ज़ाहिर सी बात है हम आर्मी का ऑपरेशन करेंगे और फिर उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर तो पॉलिटिकली मसला है तो फिर हमें टेबल टॉक्स के ज़रिए मसला हल करना चाहिए।
तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इस सिचुएशन को मजीद खराब कर रहे होते हैं। सिर्फ उस अनासर को हमें पकड़ने की या उसके खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत है। जब हम एक बहुत मेगा लेवल पे ऑपरेशन का आगाज करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर एक खौफ पैदा होता है, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती, गुर्बत बढ़ जाती है। वैसे भी बलूचिस्तान के अंदर 58 to 60% गुर्बत है, कि इतनी ज्यादा लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि इस कानून में अगर मजीद कुछ चेंजेस कर ली जाए तो किसी न किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। कि एक तो ये होना चाहिए कि अगर आपने एक बंदे को उठा लिया, वो कहीं मिसिंग पर्सन में ना चला जाए। उसकी फैमिली को क्या पता कि हुकूमत ने किसी को उठा लिया या नहीं उठाया। इसलिए हुकूमत को अब ये चाहिए राइटर के मुताबिक कि उसकी फैमिली को मुसलसल एंगेज करवाए। जब इवन के बंदा आपकी हिरासत में भी हो तो उसकी फैमिली से मुलाकातें होनी चाहिए, ताकि उसकी फैमिली को ये पता लगे कि हमारा जो बंदा है ये मिसिंग पर्सन में नहीं है, ये हुकूमत के पास है। और दूसरा ये कि ये अदालत की जेर निगरानी ये काम होना चाहिए, ताकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो सके। तो दोस्तों ये बलूचिस्तान के क्राइसिस के बारे में ये टॉपिक था। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा ओपिनियन का पहला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दी वॉर विद इन के नाम से। दोस्तों अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहा है, जिस तरह आपको पता है 4 साल के लिए उनकी हुकूमत होती है। जो सदर वहाँ पर आता है, जब तक उसे इम्पीचमेंट की मोशन ना लेके आई जाए, वो अपने 4 साल पूरे करता है। तो दोस्तों वहाँ पर ट्रंप को कांग्रेस के अंदर अपोजिशन से मसला नहीं है, लेकिन जो अदालत है वो मुसलसल उसकी जो पॉलिसियाँ हैं सदर की, उससे इख्तलाफ करती नजर आती हैं। उसके रास्ते में एक रुकावट बहुत बड़ी बनती नजर आ रही है। इवन के 182 ऐसे डिसीजन हैं जो सदर ट्रंप ने लिए थे, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला लिया। जिसमें अगर मैं मेजर बात करूं तो ये टैरिफ का मामला। अब ट्रंप ने क्या किया था कि टैरिफ लगा दिया था दुनिया में। टैरिफ क्या था कि टैरिफ हम कहते हैं कि अगर मैं अपने मुल्क के अंदर कोई चीज़ बनाऊं, बना के उसे एक्सपोर्ट करूं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका की हुकूमत उस पर टैक्स लगा देगी। अब टैक्स लगा देगी तो उसकी प्रोडक्ट जो हमने यहाँ से भेजी थी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे खरीद नहीं सकेगी। तो इसका मतलब कि सियासत को बढ़ाने या अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा सकता था जो ट्रंप ने किया। और उसके पीछे उसने कुछ वजूहत भी बताई कि अगर मैंने टैरिफ बढ़ाया था, उसके पीछे एक तो वजह ये थी कि मैं अपनी लोकल कम्युनिटी को, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था। क्योंकि जब बाहर से प्रोडक्ट जाएगी, टैरिफ लग गया, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो जो इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर लगी हुई है उस पर तो टैरिफ नहीं लगेगा उस कंट्री के अंदर, तो लोग उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकेंगे क्योंकि वो अफोर्डेबल होगी। इस तरह से ट्रंप चाहता था कि दूसरे ममालिक से फिर लोग आएंगे और वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा ये कि टैक्स भी इससे इकट्ठा होगा। और तीसरा ये कि वो अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहता था। लेकिन गवर्नमेंट अदालत ने क्या किया, उसने इस फैसले को खत्म कर दिया। उसने कहा कि जो सदर था उसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। ये उसके इख्तियार में नहीं आता कि वो सारी दुनिया में जाके मुख्तलिफ ममालिक पे इस लेवल तक टैरिफ लगा के जो सारी दुनिया की जो मीशत है उसका बेड़ागर कर दे। तो अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। तो सिर्फ यही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिस तरह पीछे हमने वाकया सुना था कि सदन ट्रंप ने ये फैसला किया कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जो इंटरनेशनली स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसको जो माली इमदाद दी जा रही थी यूनिवर्सिटी को वो बंद की जाएगी। उसके पीछे वो वजह ये बता रहा था कि यहाँ से जो नौजवान आते हैं बाहर, वो गजा के मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखते हैं, इसलिए उन लोगों की इमदाद बंद करने का फैसला किया। तो उस यूनिवर्सिटी ने अदालत में केस फाइल किया और वो अदालत ने उस यूनिवर्सिटी के हक में फैसला दिया। इस तरह से भी जो सदर ट्रंप का जो फैसला था वो बाउंस बैक हो गया। या दोस्तों ट्रंप ने हुकूमत के अंदर आते ही एक ये फैसला किया, बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे थे जो सरकारी जॉब्स करते थे, उनको उन नौकरियों से निकाल दिया गया। तो अदालत ने इसके खिलाफ भी फैसला दिया। वो कुछ जो वो हम दूसरे ममालिक से लोग अमेरिका में जाके रह रहे थे, वो गजा के मुसलमानों के लिए जो एहतजाज कर रहे थे, तो ट्रंप ने उनके उनके जो वीजे थे उसको उनको मनसूख करने का फैसला किया और अदालत ने ये फैसला भी मनसूख कर दिया। तो दोस्तों ये एक गेम है जो वहां पर चल रही है। और आप देखें कि ट्रंप की और एलोन मास्क की भी आपस में एक फाइट स्टार्ट हो गई है कि एलोन मास्क अब ये कह रहा है कि अगर ये सदर बना भी है तो ये मेरी वजह से बना है। और ट्रंप उसे एक अपना मुखालफ अब समझने लग गया कि ये दोनों 4 मंथ भी नहीं चल सके। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि पता तो सबको था कि ये दोनों नहीं चल सकेंगे, लेकिन ये शायद कि बहुत जल्दी हो गया कि 4 मंथ के अंदर अंदर ही इनके रास्ते दोनों को जुदा हो गए। तो कहने का मतलब ये कि ट्रंप को अब अंदरूनी इख्तलाफात का सामना है और वो अदालत की तरफ से भी सामना है, वो अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखना अब ये चाहेंगे हम कि आप अपने 4 साल ट्रंप पूरे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट जो ओपिनियन का टॉपिक है उस पर चलते हैं, डेट इज फॉर लॉन गजा दी वर्ड फेम। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर भी गजा के बारे में बात की जा रही है। अमेरिका ने जो कौमी सलामती असम्बली में करारदाद आई थी, पेश की गई कि गजा में जो मुसलमान है उसको वहाँ पे इसराइल जो जुल्म कर रहा है वो जुल्म बंद किया जाए, जंग बंदी का फौरी ऐलान किया जाए। ये करारदाद पेश की गई सलामती कौंसिल में, जो कि यूनाइटेड नेशन की असम्बली है।
तो दोस्तों अमेरिका ने उस करारदाद को वीटो कर दिया। वीटो मतलब ये कि 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये पावर है कि कोई भी करारदाद अगर अगर आए तो उसको वीटो कर सकते हैं, मतलब उसे कैंसल कर सकते हैं। जिस तरह चाइना, रशिया या अमेरिका, ये इसके अलावा 2 और भी ममालिक हैं। ये 5 ममालिक हैं जो ये फैसला कर सकते हैं, वीटो किसी भी फैसले को कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इस चीज़ को वीटो कर दिया। दोस्तों इसका असर क्या होगा कि गज़ा में मज़ीद मज़ालिम होंगे, मज़ीद वहाँ पे जो जेनोसाइड होगा वो मज़ीद वहाँ पे फैलेगा, मज़ीद बच्चे, बूढ़े, माएँ-बहनें अपनी जान की बाजी खो बैठेंगे। और इसराइल तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम गज़ा की पट्टी खाली करवाएँगे, लोगों को वहाँ से निकालेंगे मुसलमानों को। तो उसने कहा है कि हम पूरा कब्ज़ा करेंगे। तो अगर वो ये ऐलान भी कर रहा है और उसके पीछे अमेरिका खड़ा भी है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बात करती तो नज़र आती हैं, कह तो रही हैं कि हम ये जो इसराइल कर रहा है उसे ये जेनोसाइड बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ बातों की हद तक है, ये भी बहुत टाइम तो सफारतकारी का ही हिस्सा होता है कि आप पॉलिटिकली अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, ऐसे इकदाम ले लेते हैं। लेकिन जब आप एक्शन नहीं लेने के काबिल होते हैं तो आपकी बातों का भी ज़्यादा असर नहीं होता। तो यूरोपीय यूनियन हो, वो वेस्ट के ममालिक जितने भी हों, वो बयानात तक तो नज़र आती हैं, लेकिन अमली सूरत में कोई भी आगे नज़र नहीं आता। मैं मुसलमान ममालिक की भी बात करूँ, तो मुस्लिम कंट्रीज़ भी आगे इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकी कि इस जंग को किस तरह से रोका जाए, इस जंग को रुकवाया जाए। तो दोस्तों बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकती, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया था और उसे हुक्म दिया था कि वो फौरी इस जंग बंदी का ऐलान करे और इस जंग को खत्म करें, क्योंकि गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा था, मतलब कि वहाँ पे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 4 जजेस थे उनके खिलाफ पाबंदियां लगा दी। मतलब आप ये चीज देखें कि अमेरिका किस हद तक इसराइल को बैक करता है, उसे असला प्रोवाइड करता है, उसे उसकी माली मदद करता है, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है। मुस्लिम मुस्लिम ममालिक जो है यहाँ पर उसको कंट्रोल करना चाहता है और सबसे बेहतर उसके लिए कंट्रोल करने के लिए इसराइल वहाँ पर मौजूद है, जिसकी मदद से वो मुस्लिम ममालिक को भी कंट्रोल कर सकता है। या इसके अलावा मैं बात करूँ, अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहता है इस खिते में, एशिया में। वो अपना इन्फ्लुएंस रखेगा अगर इसराइल यहाँ पर रहता है, तो इसराइल के जरिए वो मुस्लिम कंट्रीज को भी प्रेशराइज करता रहता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश भी करता रहता है। तो दोस्तों सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि हर इंसान को, जिस तरह ये टॉपिक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज़ को, मुसलमानों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, वरना ये जो मज़ालम है, जो गज़ा के मुसलमानों पे जारी है, ये जारी रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकेंगे। थैंक यू।